हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने अगर सिलेबस अच्छे से देखा होगा तो आपको पता होगा यहाँ से हमको तीन टॉपिक पढ़ना है। वेव का इक्वेशन, हीट इक्वेशन, उसके साथ साथ लैपलास का इक्वेशन। लैपलास का इक्वेशन में तो एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बचा हुआ है आपको वेव और जो हीट इक्वेशन है वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। इसके अंदर का जो है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन दिखता किस तरीके से है? आपको इक्वेशन दिया रहेगा कुछ इस फॉर्म में, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। क्या रहता है? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। ये काय का इक्वेशन होता है? वेव का इक्वेशन। अब कैसा रहेगा? सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक स्ट्रिंग है। एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है एल, दिया हुआ है। इसको आप ले लिए अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये वाले पॉइंट में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? 0। और ये वाले पॉइंट में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? एल है। अब आप क्या करेंगे? इसको ऊपर की ओर करेंगे, ऊपर की ओर खींचेंगे, पकड़ लीजिए, तो कुछ इस तरीके का फिगर बन जाएगा। आपको ऐसा अज्यूम करना है कि वो स्ट्रिंग कैसी है? इलास्टिक है? तो जैसे आप इसको ऊपर की ओर खींचेंगे कुछ ना कुछ क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग होगा? वाई एक्सिस के अलोंग होगा पक्के में। तो यहाँ पे आपको दो चीजें याद रखना है। वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और एक्स एक्सिस के अलोंग हमने क्या रखा है? स्ट्रिंग को रखा है। तो यहाँ ये वाले पॉइंट में स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दी हुई है? 0। आपने वाले पॉइंट को पकड़ के रखा हुआ है ना? एक जगह पे फिक्स करके रखा हुआ है। तो ये वाले पॉइंट पे कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आएंगे यहाँ पे? 0। सेम चीज ये वाले पॉइंट में आपने फिर से स्ट्रिंग को क्या करके रखा है? बांध के रखा हुआ है। ये वाले पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? लेंथ है एल, बट डिस्प्लेसमेंट कुछ भी होगा क्या? नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे क्या रहेगा? 0 रहेगा। इसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? बाउंड्री कंडीशन। तो जब भी आपको स्ट्रिंग का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको पहले तो उसकी इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्या है? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर है। दूसरी चीज जो आपको याद होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशन। क्या रहेंगी बाउंड्री कंडीशन? पहला, y की वैल्यू आती है 0 व्हेन x की वैल्यू क्या होती है? 0 है ना? वाला पॉइंट फिक्स करके रखे हो। क्योंकि फिक्स करके रखे हो तो x की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ की स्ट्रिंग 0 थी। उसके बाद ये वाले पॉइंट पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। तो y कोऑर्डिनेट भी क्या है आपका? 0। जब आप लेंथ पूरा स्ट्रिंग का कोंटा पकड़ के रखे, दूसरा वाला भी, तो यहाँ पे पूरे एक्स कोऑर्डिनेट का पूरा आपने कितना लिया? लेंथ एल लिया। साथ साथ वाला पॉइंट फिक्स है तो वाले पॉइंट में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 0। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होंगी? वाई की वैल्यू आती है 0 व्हेन एक्स की वैल्यू इक्वल होती है एल के साथ। एल क्या है यहाँ पे? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है? और ये है और ऑल वैल्यूज ऑफ टी, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। आप कभी भी देखिए, क्योंकि मैंने ये दोनों कोंटों को पकड़ के रखा हुआ है, तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। हमेशा इसमें y की वैल्यू 0 रहेंगी, चाहे आप स्टार्टिंग पॉइंट की बात करो स्ट्रिंग के, चाहे आप एंड पॉइंट की बात करो स्ट्रिंग के, रहेगा। उसके बाद एक और चीज लिख लीजिए यहाँ पे, इनिशियल कंडीशन जो रहती है, इनिशियल कंडीशन। इफ
the string is made to vibrate by putting it into a curve y equals to f of x and then released its initial conditions will be। अब क्या कह रहा है, जो मैं यहां पे कह रहा था, आपने स्ट्रिंग को क्या किया, पुल किया। स्ट्रिंग को पुल किया तो कुछ इस तरीके का क्या बन रहा है, कर्व बन रहा है। अब अगर ये कर्व की इक्वेशन आपको दी हुई है कि y की वैल्यू f ऑफ x बोल रहा है, अब मैंने स्ट्रिंग को ऐसा पकड़ के खींचा तो कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा है, बन गया इस तरीके का कर्व। अब इस तरीके का जो कर्व है ये कब बना, इनिशियल वैल्यू के लिए, मतलब जब t की वैल्यू क्या थी, 0, यानी इनिशियली बात कर रहे हैं आप कि जब टाइम था 0 तब मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा था तो कुछ इस तरीके का कर्व बन रहा था। तो पहली इनिशियल कंडीशन क्या रहेंगी, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन रहेंगी आपके लिए कि y की वैल्यू रहेंगी f ऑफ x व्हेन t इक्वल्स टू 0, और सेकेंड कंडीशन रहेंगे आपके लिए del y बाय del t इक्वल्स टू 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0। अब ये del y बाय del t क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, अगर आप लोगों को याद हो, आप इसी को बोलते हैं या तो स्पीड या तो वेलोसिटी। पढ़े होंगे 11th में कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको, स्पीड या वेलोसिटी देता है। अब आप यहाँ पे इनिशियली क्या कर रहे हैं, आपने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है। स्ट्रिंग मूव हो रही है क्या, नहीं हो रही है, क्योंकि स्ट्रिंग मूव नहीं हो रही है तो सीधी सी बात है उसकी वेलोसिटी या स्पीड उस पॉइंट पे कितनी रहेंगी, 0 रहेंगी। मैं स्पीड या वेलोसिटी बोल रहा हूँ, एक चीज मालूम है ना, एक है स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी, याद रहेगा पक्के में। तो आप चाहे स्पीड की बात करो चाहे वेलोसिटी की बात करो, दोनों की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएंगी, 0 आएंगी। तो आपको वेव इक्वेशन पढ़ने के लिए क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले तो वेव इक्वेशन क्या रहती, del स्क्वायर वाई बाय del t स्क्वायर इक्वल्स टू c स्क्वायर del स्क्वायर वाई बाय del x स्क्वायर, ये रहती है आपकी वेव की इक्वेशन रहती है। दूसरी चीज आपको याद रखना है इनिशियल कंडीशन, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को दोनों कोंटों में पकड़ के रखा हुआ है, पकड़ के रखे तो स्ट्रिंग की लेंथ यहाँ पे आपने अभी नापना शुरू किया तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। ये पूरी स्ट्रिंग की लेंथ है अगर l, तो यहाँ पे जाके उसका कितना कोऑर्डिनेट बनेगा, l बनेगा। y एक्सिस के अलॉन्ग आप क्या नापने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। आपने कुछ इस तरीके से स्ट्रिंग को पकड़ के खींचा तो y एक्सिस में आपको क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस पॉइंट पे आपने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। इस पॉइंट पे भी आपने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, नहीं, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो आपको जो बाउंड्री कंडीशन मिलती है, बाउंड्री कंडीशन क्या रहती है कि आपकी y की वैल्यू आती है 0, कब, व्हेन x इक्वल्स टू 0, और दूसरी कि आपकी y की वैल्यू आती है 0 कब, व्हेन x इक्वल्स टू l। मतलब स्ट्रिंग के दोनों कोंटों पर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलता है, यानी स्ट्रिंग के दोनों कोंटों पर स्ट्रिंग ऐसी ऊपर नीचे वाइब्रेट होंगी क्या, नहीं होगी। ये चीज समझ में आ गई पक्के में। और ये रहता है फॉर ऑल टाइम t, आप कभी भी कोई भी टाइम पे देख लो आपको सेम कंडीशन मिलेंगी। सेकेंड चीज जो है वो आपको मिलती है इनिशियल कंडीशन मिलती है। इनिशियल कंडीशन क्या रहता, मैंने स्ट्रिंग को ऊपर पकड़ के खींचा था तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा फिगर बना होगा, जो भी कर्व बना वो रहता उसका कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे सपोज कि बना y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हूं, यानी अभी तक मोशन स्टार्ट हुआ है क्या, नहीं, यानी अभी टाइम की वैल्यू क्या है, 0। अभी तक मैं स्ट्रिंग को छोड़ने का हूं, जैसे मैं स्ट्रिंग को छोड़ूंगा वैसे ही टाइम शुरू होगा। तो आप बोल रहे हैं y की वैल्यू रहती है एफ ऑफ एक्स, कब, व्हेन टाइम की वैल्यू रहती है 0। साथ साथ मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक मैंने स्ट्रिंग को पकड़ के रखा हूं, अभी तक उसने मोशन करना स्टार्ट किया है क्या, नहीं किया है। मोशन अगर अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी अभी 0 है, क्योंकि जब मूवमेंट स्टार्ट होगा उसके बाद उसकी स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेंगी, लेकिन अभी तो मैंने उसको पकड़ के रखा हूं तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या, नहीं। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, del y
बाय डेल टी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी कितना है आपका अभी 0, क्योंकि अभी तक आपने वैल्यू को छोड़े हैं क्या, नहीं, तो व्हेन टी इक्वल्स टू 0, तो ये आपको इनिशियल, बाउंड्री और ये इक्वेशन रहनी चाहिए याद। अब हम निकालेंगे इसका सॉल्यूशन। तब आप सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन किस तरीके से निकालते हैं, उम्मीद है यहां तक समझाऊंगा सबको। तो सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन बेसिक समझ में आया सबको। अब हम आएंगे वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है हमें वो लिखना पड़ता है। क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया हुआ है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, दी हुई है इस तरीके से इक्वेशन। इसको तो इक्वेशन नंबर 1, किसी को कोई दिक्कत नहीं आता। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, बाउंड्री कंडीशन याद होनी चाहिए और इनिशियल कंडीशन याद होनी चाहिए। तो हम लिख देते हैं पहले बाउंड्री कंडीशन। क्या रहती बाउंड्री कंडीशन, हम लोगों ने देखा था कि हमने स्ट्रिंग को दोनों एंड से क्या करके रखा है, फिक्स करके रखा है। तो स्ट्रिंग के दोनों कोंटों पर मेरे को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी। तो आप लिखेंगे y की वैल्यू आएंगी 0। कब, व्हेन स्ट्रिंग का पहला कोंटा जो है 0 डिस्टेंस पे है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यानी y की वैल्यू आएंगी 0, व्हेन x की वैल्यू का से इक्वल है l से, है पक्के में समझा, क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमने कितना लिया हुआ है, l लिया हुआ है, आएगा पक्के में। तो चलिए फॉर ऑल टाइम t आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको डायग्राम ये वाला बनाना है, ठीक है, ये वाले टाइप के डायग्राम बनाना हमने ग्राफ के साथ वाले, ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, आएगा कोई दिक्कत नहीं। बना दो वाला डायग्राम, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इस तरीके का डायग्राम बनाना है। ये हो गया आपके लिए एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके लिए वाई एक्सिस हुई। मैं यहाँ पे ले लूंगा स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, लिए ऐसा, फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग को किया पुल, तो एक कर्व बनेगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जैसा यहाँ पे, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग को क्या करके रखा है, टाई करके रखा है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी 0, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी 0, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी l, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होंगी 0। ये हो गया हमारा बाउंड्री कंडीशन। उसके बाद क्या याद रहना चाहिए आपको, इनिशियल कंडीशन याद होनी चाहिए। क्या है इनिशियल कंडीशन, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग को पुल करके रखा है, तो एक कर्व बन रहा है। उस कर्व की इक्वेशन हमको दी हुई है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दी हुई है कब, आपने जब टाइम को लिया है 0, क्योंकि आपने स्ट्रिंग को क्या करके रखा है, पुल करके रखा है। सेकेंड चीज क्या याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक स्ट्रिंग को छोड़ा नहीं है, तो उसका स्पीड या वेलोसिटी दोनों क्या है, अभी 0 है, तो आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये भी क्या है 0, व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 3, आएगा। किसी को भी कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, और आप चाहो तो इनको अलग अलग इक्वेशन भी दे सकते हो, जैसे आपने इसको दे दिया इक्वेशन 2, इसको दे दिया इक्वेशन 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5, तो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड में किया है ना, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में किए थे, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे एक सॉल्यूशन को अज्यूम करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे डेरिवेटिव किस पे लग रहा है। यहाँ पे आप देखिए डेरिवेटिव किस पे लग रहा है, y पे लग रहा है, तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू, पहला डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लग रहा है, x के टर्म्स में, दूसरा डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लग रहा है, t के टर्म्स में, तो दोनों कैपिटल में लेंगे, लेट y इक्वल टू x t be the solution of equation 1 where x is a function of x only and t is a function of t only। याद है सबको पक्के में,
तो बताइए यहाँ से डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको, देयरफॉर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। आपको t के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट करना है, तो t के ऊपर क्या आ जाएंगे, 2 बार डैश आ जाएंगे, और x क्या है, कांस्टेंट है, तो x कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद पहले t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव पहले बार लगाओगे तो एक डेरिवेटिव, फिर एक और बार लगाओगे तो डबल डेरिवेटिव आ जाएंगे, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वेयर टी डबल डैश, ये लिखना जरूरी नहीं रहता है, ठीक है, आपके समझने के लिए लिख रहा हूं, वेयर टी डबल डैश की वैल्यू क्या आती है, टी डबल डैश को आप लिखते हैं 2 बार आपने डेरिवेटिव लगाया टी पे विथ रिस्पेक्ट टू टी, जो इक्वल रहेगा डी स्क्वायर टी बाई डी टी स्क्वायर रहेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो इक्वेशन 6 हो गया, इक्वेशन 7 हो गया, और एक चीज चाहिए हमको, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब देखो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करें तो टी रहेगा कांस्टेंट, डेरिवेटिव के बाहर, पहले बार x का डेरिवेटिव x डैश, दूसरे बार x का डेरिवेटिव x डबल डैश, सेम चीज, वेयर x डबल डैश की वैल्यू क्या आएंगी, डेल स्क्वायर x बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर एक्स बाय डी एक्स स्क्वायर। याद है ना आप लोगों को ये चीज कि अगर फंक्शन सिर्फ और सिर्फ x का है तो आप इसमें अगर पार्शियल डेरिवेटिव लगाओ चाहे कंप्लीट डेरिवेटिव लगाओ, आपको सेम वैल्यू मिलती है। सेम चीज यहाँ पे अगर फंक्शन t का है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पार्शियल डेरिवेटिव लगाओ या तो फिर सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट डेरिवेटिव लगाओ, आंसर सेम आता है। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी यूज हो रही है हमारे पास, 1, 7 एंड 8, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, क्या है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर क्या है वैल्यू, एक्स टी डबल डैश इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इक्वल्स टू सी स्क्वायर, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर क्या है वैल्यू, एक्स डबल डैश टी, है ऐसा। फिर आपको अगर याद हो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाली टर्म एक साथ, टी वाली टर्म एक साथ, तो दैट इज क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे टी डबल डैश जैसा था वैसा, यहाँ पे टी मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, यहाँ पे एक्स डबल डैश जैसा था वैसा, एक्स यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, कभी भी एक्स के साथ कोई वैल्यू रखते हैं क्या हम, नहीं, तो सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर आया तो डिवीजन में, दैट इज क्या मिला आपको, एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल टू क्या लेते इसको, एक कांस्टेंट ले लेते, क्वेश्चन नंबर 9 वेयर k इज अ कांस्टेंट, आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझे सबको। अब आपको यहां से k की वैल्यू से इन इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, हमेशा सॉल्व करना पड़ता है, बट अब यहां पे आता है एक ट्रिकी पार्ट, क्या ट्रिकी पार्ट आएगा कि k क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, k पॉजिटिव हो सकता है, k नेगेटिव हो सकता है, k जीरो हो सकता है, याद रखना वेव इक्वेशन वगैरह में आपको हर एक सिनेरियो के लिए वैल्यू निकालना पड़ता है, याद रखेंगे, तो k पॉजिटिव भी हो सकता है, k नेगेटिव भी हो सकता है और k जीरो भी हो सकता है, तो आपको तीनों सिनेरियोस के लिए आंसर निकालना पड़ता है। तो चलिए आप ले लेंगे केस 1 व्हेन k is पॉजिटिव, दैट इज k की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगे, p स्क्वायर से, जहां पे p की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, किसी भी नंबर का स्क्वायर ले लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो करके हमने k को पॉजिटिव लिया, k की वैल्यू लिया p स्क्वायर, जहां पे p की वैल्यू 0 नहीं है, तो इक्वेशन 9 क्या बन जाएगा, इक्वेशन 9 बिकम्स क्या मिलेगा आपको, x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर t डबल डैश अपॉन t इज इक्वल्स टू k की वैल्यू आपने क्या ले लिया, p स्क्वायर ले लिया, इसको तो इक्वेशन नंबर 10 करो कंसीडर, किसको, पहले और आखिरी फ्रैक्शन को, x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू p स्क्वायर, कहां से लिए इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10, यहाँ पे एक डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन बताएंगा, x डबल डैश क्या आएगा, माइनस
पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। समझा ना? यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन एक्स डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर एक्स, इधर गया तो माइनस पी स्क्वायर एक्स आएगा। यहाँ पे x कितने बार डिफ्रेंशिएट हो रहा है? 2 बार। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लेट d बाय dx को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल D से, बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे कितने बार डेरिवेटिव लग रहा है? 2 बार। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी स्क्वायर। किस पे डेरिवेटिव लग रहा है? x पे। यहाँ पे भी x को निकाल लेता हूँ कॉमन, यहाँ पे आ गया माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। याद है पक्के में सबको वाली स्टेप? फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अब इक्वेशन इज क्या आएगा? डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कैसे इक्वल आएगा? पी स्क्वायर से टेकिंग स्क्वायर रूट, डी की 2 वैल्यू आएंगी प्लस माइनस पी आएगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो आपको यहाँ पे मिल गए इसके रूट। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? देयरफॉर x कैसे इक्वल रहेगा? सिर्फ और सिर्फ CF से। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड है 0, तो पी की वैल्यू क्या रहेंगी? 0। यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू कैसे आई? अलग अलग आई है। तो क्या आता है इसका आंसर? C1 e टू द पावर m1x, तो आ जाएगा पी एक्स, प्लस C2 e टू द पावर m2x, तो आ जाएगा माइनस पी एक्स आ जाएगा। इसको दो इक्वेशन नंबर 11 वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आगे x निकल गया आपके पास, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब सिमिलरली आप किसको निकालेंगे? t को निकालेंगे। किसको यूज करके निकालेंगे? 10th वाली इक्वेशन के आखिरी 2 फैक्टर को यूज करके निकालेंगे। अब इसको करो कंसीडर। किए? ये भी कहां से किया आपने? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 से किए। सेम चीज करो। सी स्क्वायर यहाँ पे डिवीजन में उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन, आएगा टी डबल डैश इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी आएगा। यहाँ पे प्लस इधर गया तो माइनस आएगा टी डबल डैश माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। लेट आप टी डबल डैश कब मिला? जब आपने डेरिवेटिव लगाया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप लेंगे डी अपॉन डी टी को डिनोट कर दूंगा डी डैश से। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? डी डैश कितने बार लग रहा है? 2 बार, तो आ गया डी डैश का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव वाली टर्म है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और दोनों में यहाँ पे वैल्यू थी टी, यहाँ पे डेरिवेटिव किस पे लग रहा था? टी पे, तो टी को निकाल लिया कॉमन इक्वल टू 0 आएगा। समझा ना? टी डबल डैश का मतलब क्या है? टी पे आप डेरिवेटिव लगा रहे 2 बार विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से मैंने टी को निकाला कॉमन, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, टी को निकाल लिया हमने कॉमन, और ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर क्या लिया? डी अपॉन डी टी को लिया डी डैश, यहाँ पे 2 बार लग रहा है तो आ गया डी डैश का स्क्वायर आ गया। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अबव इक्वेशन इज क्या रहेगा? डी डैश स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। याद है ना? टी के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो उसको लेते हैं इक्वल टू 0, दैट इज डी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी? पी स्क्वायर सी स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो डी डैश की 2 वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएंगी वैल्यू? पी सी आएगी। 2 अलग अलग वैल्यू मिली, एक प्लस में दूसरी माइनस में। तो बताओ टी का आंसर क्या आएगा? टी इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ CF से। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, तो PI की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0। किस तरीके से लिखते हैं? पहला कांस्टेंट C3 e टू द पावर m1x, तो आएगा PC। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में लग रहा है? T के, तो यहाँ पे पावर में भी कौन आएगा? T। याद है ना? यहाँ पे डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लग रहा था? x के। यहाँ पे आंसर में राइट हैंड साइड में क्या आया? x। यहाँ पे डेरिवेटिव किसके टर्म्स में लग रहा है? T के, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा? T प्लस C4 e टू द पावर m2t, आएगा माइनस PC आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 11 के बाद इक्वेशन नंबर 1 आ गया, वेयर C3 C4 आर
आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आ गया। अब आप बताइए, आपने क्या बोला था, आपका आंसर कैसे इक्वल रहेगा? आपका आंसर इक्वल रहेगा y इक्वल टू एक्स टी से। फ्रॉम इक्वेशन 6, 11 एंड 12, फ्रॉम इक्वेशन 6, 11 एंड 12, y इक्वल है कैसे? x इंटू टी से। x की वैल्यू ये निकाले आपने। y इक्वल टू x इंटू टी। आपकी टी की वैल्यू। तो ये हो गया आपका केस 1 का सॉल्यूशन। इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर ए। तो ये हो गया आपके लिए केस 1 का आंसर। ऐसा सिर्फ एक ही आंसर आ सकता है क्या? नहीं, हमारे पास एक और केस है, केस 2। क्या है? इफ के इज नेगेटिव। अगर के आपका नेगेटिव हो जाए, दैट इज के की वैल्यू आ जाए माइनस ऑफ पी का स्क्वायर। मतलब देखो, पी का स्क्वायर ले रहे किसी भी नंबर का, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या मिलेगा आंसर? नेगेटिव। बस शर्त यह है कि पी की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर पी की वैल्यू 0 आ गई तो के क्या हो जाएगा? 0, जो है हमारा लास्ट केस आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? देयरफॉर equation 9 becomes equation 9 becomes क्या मिलेगा? x डबल डैश अपॉन एक्स 1 अपॉन सी स्क्वायर टी डबल डैश अपॉन टी इक्वल्स टू के। और बताइए के कैसे इक्वल है? माइनस पी स्क्वायर। तो आ गया माइनस पी स्क्वायर। इसको तो इक्वेशन नंबर 13। तो कंसीडर करो पहले इक्वेशन 13 से किसको? x डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13। फिर से सेम चीज, x यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन बताएंगे, x डबल डैश इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स। यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस, तो आ जाएगा x डबल डैश प्लस पी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। आपको याद होगा हमने d अपॉन डी एक्स कैसे डिनोट किया है? d से। तो आप इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर। किस पे डेरिवेटिव लग रहा है? x पे। तो मैं पहले x को निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पे भी x था, बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आपको जब भी ऐसा कुछ मिले तो आप इसकी क्या लिखते हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे लिखते हैं? जो भी x के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है इसको इक्वल्स टू 0, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ अबव इक्वेशन इज। कैसे लिखते हैं? ये जो वैल्यू उसको लेंगे इक्वल्स टू 0, तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर इधर गया तो माइनस पी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट। डी की दो वैल्यू, प्लस और माइनस। पी में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा पी। और स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन आ रहा? माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 क्या होता है? आई। तो यहाँ पे आ गया आई पी। आ गया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अगर आपको याद हो आप इसको कंपेयर करते थे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से करते थे, तो आपको याद होगा। तो आपको मालूम चल रहा है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0। बीटा की वैल्यू कैसे इक्वल है? पी से। और आंसर क्या रहता था? e टू द पावर अल्फा एक्स रहता था c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स रहता था ऐसा आंसर। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0। तो e का पावर 0 कितना होता है? 1। तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? 1। याद है क्या पक्के में? और यहाँ पे आप कांस्टेंट c1 c2 यूज करेंगे क्या? नहीं, आपको दूसरे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि c4 तक हम लोग यूज कर चुके हैं, तो c5 यूज कर लेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर
जो आपकी वैल्यू है क्या है एफ, ये इक्वल रहेगा सिर्फ और सिर्फ पी एफ से। क्यों? क्योंकि पी आई की वैल्यू क्या है 0 है। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या आएगा e टू द पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू क्या है 0x, c5 cos बीटा एक्स, c5 cos बीटा, बीटा का क्या है पी एक्स, प्लस c6 sin बीटा एक्स आएगा पी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? वेयर c5 एंड c6 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आएगा। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगा? किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या आएंगे x की वैल्यू c5 cos px प्लस c6 sin px। 13 के बाद ये हो गया आपके लिए आंसर 14 आया। अब जिस तरीके से आपने x को निकाला, सेम तरीके से आपको किसको निकालना है t को। तो देख रहे हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन, इनमें आपको थोड़ा सा ज्यादा सॉल्व करना पड़ता है और आपके कंसेप्ट भी क्लियर चाहिए। सेम चीज बार बार सॉल्व कर रहे हैं बट थोड़ा कंसेप्ट लगाते हुए। फिर से कंसीडर करेंगे वाली वैल्यू कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13 से। तो क्या मिलेगा आपको टी डबल डैश इक्वल टू, यहाँ पे डिवीजन में वैल्यू उधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन तो मिलेगा माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस आएगा टी डबल डैश प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी इक्वल टू 0। टी डबल डैश का मतलब आपने डेरिवेटिव लगाया 2 बार, तो आ गया डी डैश का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, किस पे लगाया था डेरिवेटिव टी पे, तो यहाँ पे भी टी है यहाँ पे भी टी है, टी को निकाल लो कॉमन इक्वल टू 0। क्या किया आपने, लेट डी अपॉन डी टी को रिप्रेजेंट कर दिया डी डैश किया। फिर से इसका क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, कैसा, टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको ले लो इक्वल टू 0, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या आएगा डी डैश स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ पे प्लस उधर गया तो माइनस था, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर डी डैश की दो वैल्यू आएंगी प्लस और माइनस, पी में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा पी, सी में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा सी, स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा साइन है माइनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है आई होता है। फिर से इसको कंपेयर करो, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 0, बीटा की वैल्यू क्या है पी सी, तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा आंसर, देयरफॉर यहाँ पे राइट हैंड साइड है 0, तो पी आई की वैल्यू क्या रहेंगे 0, तो टी किससे किससे इक्वल रहेगा सी एफ से। क्या रहता है इसका आंसर e टू द पावर अल्फा टी, तो आएगा e टू द पावर 0 टी, टी क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि डी डैश बोल रहा है, डेरिवेटिव लगा रहे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो आंसर भी किसके टर्म्स में आएगा टी के टर्म्स में आएगा, एंड इसका आंसर भी डेरिवेटिव लग रहा है टी के टर्म्स में, तो आंसर भी किसके टर्म्स में आएगा टी के टर्म्स में आएगा। तो e टू द पावर 0 टी, कांस्टेंट कितने यूज कर चुके हम c6 तक कर चुके, तो आएगा c7 साइन बीटा जो है सॉरी कॉस बीटा आएगा कॉस pc प्लस c8 साइन बीटा आएगा pc, वेयर c7 एंड c8 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, किसी भी चीज का पावर 0 क्या रहती वैल्यू 1, यहां से आपको t की वैल्यू मिली c7 cos pc प्लस c8 sin pc। इक्वेशन नंबर 14 तक दे चुके थे, ये हो गया आपके लिए 15। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन बताओ y की वैल्यू कैसे इक्वल रहेंगे, सॉल्यूशन आपने क्या लिया था y इक्वल्स टू x इंटू टी, यानी फ्रॉम इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 14 एंड 15। बताओ क्या आएगा आपको y इक्वल्स टू x, क्या है x की वैल्यू, ये है आपके x की वैल्यू, ये हो गया y इक्वल्स टू x इंटू टी, जो रहेगा आपके लिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हो गया आपका केस 2 का सॉल्यूशन हो गया।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है आपके लिए वेव इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। वेव इक्वेशन, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, इनका जब भी क्वेश्चन रहे तो हम इस आंसर को लेके करते हैं सॉल्व। याद रहेगा पक्के में? तो ये आंसर आपको कर लेना है याद। पक्के में याद रहेगा? तो चलिए बताइए नेक्स्ट चीज क्या करेंगे हम लोग। अच्छा, हमने टी नहीं लिखा ना यहाँ पे, पी सी टी, टी, हम टी खा गए। हमने बीटा टी लिखते ना, C7 cos बीटा टी, बीटा की वैल्यू क्या है पी सी, तो आएगा पी सी टी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका आंसर कर लेना है याद। y की वैल्यू आ गया आपके पास, केस 2 तक हमने काम कर लिया। अब आएंगे हम केस 3 पे। केस 3, इफ k की वैल्यू आ जाए 0, अगर k की वैल्यू आ जाती है 0 तो बताइए क्या बनेगा आपका सिचुएशन। इक्वेशन 9 becomes, then इक्वेशन 9 becomes equals to k। k की वैल्यू क्या ले लिया आपने, 0 ले लिए। इक्वेशन नंबर 15 तक दे चुके थे, तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 16। आएगा कोई भी दिक्कत तो बताओ। देयरफॉर अगर आपने वाली इक्वेशन लिया x डबल डैश अपॉन एक्स इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे 0 से जैसे मल्टीप्लाई होगा x तो क्या मिलेगा 0, तो आप बोल सकते हैं x डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगे। आ जाएंगे, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे आप डेरिवेटिव लगा रहे हो, 2 बार लगा रहे हैं, तो जैसे आप इसको पहले बार इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप इसको करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक बार डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल होगा। तो यहाँ पे बताइए क्या बचा आपके पास, 0 बचा। 0 बचा तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0 को जैसे आप लिखेंगे एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा ऐड होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन सा लेंगे हम लोग C8 तक पहुंच गए, तो आ जाएगा C9, वेयर C9 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। इसको फिर से कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा एक चीज समझ में आ रही ना, यहाँ पे आपने इंटीग्रेट किया तो जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऐड किया वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। आपने एक फंक्शन ऐड किया क्या, नहीं तो आपको याद होगा अगर आप इंटीग्रेट करें x और y, अगर दो आपको फंक्शन दिए रहे विद रिस्पेक्ट टू x, जब इंटीग्रेट करते तो फंक्शन ऐड होता है y का एज अ कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y करते फंक्शन ऐड होता है x का एज अ कांस्टेंट होता है। पर ये चीज ना हो करके हमने x को बनाया फंक्शन ऑफ x ओनली, यानी इसका t से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमने t को बनाया फंक्शन ऑफ t ओनली, तो इसका x से कुछ लेना देना नहीं है। समझा पक्के में? तो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से तो एक बार डेरिवेटिव एक बार इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल, तो x जैसा था वैसा। C9 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो यहाँ पे बचा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस, आपने क्योंकि इंटीग्रेट किया है ऐड करना पड़ेगा कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाएगा C10, वेयर C10 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 17 होगा। सेम चीज इसके लिए भी कर लो। Also from equation 16, also from equation 16 क्या मिलेगा आपको, t वाली टर्म इक्वल टू क्या आ रही है 0, तो आप t डबल डैश को क्या ले सकते हैं 0, क्योंकि यहाँ पे ct स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 0 से जैसे मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा आंसर 0। फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, तो एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव कैंसिल, तो आएगा t डैश इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन 0, क्योंकि आपने इंटीग्रेट किया आपको क्या ऐड करना पड़ेगा एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो 17 हो गया था, 18th में क्या करेंगे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कर देंगे ऐड। C10 तक हो गया था, C11 हो गया आपके लिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर C11 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फिर से आप इसको फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो फिर से एक इंटीग्रेशन एक डेरिवेटिव कैंसिल।
C11 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा t, और क्योंकि आपने इंटीग्रेशन लगाया तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट वेयर C12 इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आएगा ऐसा, तो होगा इक्वेशन 17, हो जाएगा आपके लिए इक्वेशन नंबर 18। तो बताइए क्या आएगा आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 6, 17 एंड 18 क्या मिलेगा आपका आंसर, y इक्वल रहता है x इंटू टी से। x की वैल्यू क्या है, ये है आपकी x की वैल्यू, हो गया y इक्वल टू x इंटू टी। हो गया आपके लिए आंसर सी। तो आपने तीनों सिनेरियोस पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, अब अगर तीनों में से कोई भी सिनेरियो आपसे पूछा तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आपको जो याद रखना है, जब भी क्वेश्चन होगा आपका वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का, तो आपको किसका क्वेश्चन लेना है, कौन सा आंसर लेना है, जो आपने बी वाली इक्वेशन निकाला है। ये जो इक्वेशन निकाले ना, ये रहेगा आपका आंसर जब भी आप किसका क्वेश्चन लेंगे, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, पर आपको क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में लेके ही चलना है। तो ये भी लिख लो, नोट। ये निकाल लिया हमने आंसर तीनों, ये हो गया तीनों टाइप के आंसर जो पॉसिबल है। तो हमारा पहला आंसर कब, जब k पॉजिटिव हो। ये हमारा दूसरा आंसर कब, जब k नेगेटिव हो। ये रहा हमारा तीसरा आंसर कब, जब k की वैल्यू क्या हो, 0। तो आपको इसमें से इन द प्रॉब्लम ऑफ वाइब्रेशन फंक्शन y must be periodic, hence in solution trigonometric terms must be present. Therefore we will consider the solution y equals to c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos pct plus c4 sin pct। ये रहेगा आपके लिए आपका सॉल्यूशन। जब भी आपको क्वेश्चन किसका दिया रहेगा, वाइब्रेटिंग फंक्शन का, यानी स्ट्रिंग्स का क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है जिसपे वाइब्रेशन हो रहा है, तो हम जनरली वाली टर्म्स लेते हैं जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट हो। क्यों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन और कॉस है। साइन वेव, कॉस वेव किस तरीके से होती है, पीरियोडिक होती है, यानी सेम मोशन बार बार रिपीट होता है। पहले स्ट्रिंग ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, ऊपर जाएंगी, नीचे आएंगी, है ना, क्रेस्ट ट्रफ सब बनाते हुए जाएंगी करके। हम हमेशा पीरियोडिक फंक्शन वाले लेते करके हम ये वाला आंसर लेते हैं। पहला आंसर आपको कर लेना है याद। क्या याद करना है, y की वैल्यू रहेंगी c1 cos px plus c2 sin px into c3 cos pct plus c4 sin pct। याद रहेगा पक्के में, प्लीज इसको लाइटली मत लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रहेगा। तो वेव इक्वेशन का उम्मीद है आपको सॉल्यूशन निकालना आया होगा। क्या करना है, सेम चीज करनी है जो चीज अभी तक हम करते हुए आए थे। यहां तक तो किसी को कोई नहीं दिक्कत होंगी। ये कौन सी मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, जहां पे x रहता है फंक्शन ऑफ x ओनली, t रहता है फंक्शन ऑफ t ओनली। यहां तक आने के बाद आपको k के 3 वैल्यू लेना है। k पॉजिटिव हो सकता है, k नेगेटिव हो सकता है, k 0 हो सकता है। तीनों के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, x की और t की वैल्यू निकालूंगा, फिर दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करूंगे आपको मिलेगा आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशन बने, यहाँ पे बने पक्के में।
आप यहाँ पे कौन सा वाला सॉल्यूशन याद करेंगे, सेकंड वाला। किसके लिए, जब भी स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो, वाइब्रेशन फंक्शन हो उसमें, क्योंकि पीरियोडिसिटी मैटर करती है वहां पे। पीरियोडिसिटी मतलब सेम टाइप का मोशन अगर दोबारा रिपीट हो रहा। अब आपने ऐसा स्ट्रिंग लिया था, एक रबर बैंड लिया था, उसका आपने ऊपर पकड़ के छोड़ दिया, तो वो क्या करेंगे, नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, है ना। तो सेम मोशन वो बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कौन सी चीजें लगते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगते हैं, है ना। आएगा, याद रहेगा पक्के में। तो चलिए अलग कर लीजिए अब आप याद। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं आज, ताकि हमको समझ में आए कि इसके ऊपर हमको क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकते हैं आपको। लेकिन ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना भी आना चाहिए, पेपर में डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड string with fixed end points x equals to 0 and x equals to L is initially in a position given by y equals to y naught sin cube pi x upon L if it is released from this position, find the displacement y x, आपको का इक्वल निकालना है डिस्प्लेसमेंट की। क्या कह रहा है, एक स्ट्रिंग थी जिसके एंड पॉइंट को आपने फिक्स किया है x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू l, मतलब आपने दोनों कोणों से स्ट्रिंग को कर दिया है फिक्स। तो पकड़ लो ये थी हमारी स्ट्रिंग, यहाँ पे उसकी लेंथ पक्के में कितनी है, 0 है, और यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग जिसकी लेंथ है l। आ गया, कोई भी दिक्कत। फिर क्या बोल रहा है, आपने इनिशियली इसको एक ऐसी पोजीशन में लाया जहां पे फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखता है। तो पकड़ लो, हमको तो नहीं मालूम कैसा दिखता होगा, हमने कुछ इस तरीके का कर लिया ड्रॉ, और हमने बता दिया ये वाला फंक्शन किस तरीके से है, y की वैल्यू है y नॉट ऑफ साइन क्यूब पाई x अपॉन l। ऐसा आपको डायग्राम ड्रॉ करना कंपलसरी है क्या, नहीं, सिर्फ आपके समझने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। किया यहां तक। अब बोल रहा है यहां से अपने इसको क्या किया, रिलीज किया। अब हमको अगर चीजें नहीं भी याद है, हमको क्या क्या चीजें मालूम रहनी चाहिए। पहला तो क्वेश्चन किसका है, स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग को जब भी आप छोड़ते हैं तो क्या बनती है, वेव बनती है। तो यहाँ पे आपको वेव की इक्वेशन याद रहनी चाहिए। तो सॉल्यूशन आप लिखेंगे, द वेव इक्वेशन क्या रहती, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। याद है, डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। याद रहेगा। आ गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। इसकी आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, आपने दोनों के दोनों एंड को करके रखा है फिक्स है। अब अगर मैंने याली स्ट्रिंग को यहाँ पे बांध के रखा हूं तो ये ऊपर जा सकती क्या, नहीं जा सकती। तो ये वाले पॉइंट में y एक्सिस में कुछ भी डिस्टेंस कवर होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो आपको याद रखना है यहाँ पे पहली चीज, y की वैल्यू होंगी 0। कब, जब x की वैल्यू क्या है 0, इक्वेशन नंबर 2। दूसरी, y की वैल्यू होंगी 0 कब, व्हेन x की वैल्यू इक्वल है l से।
फॉर ऑल टी, फॉर ऑल टाइम रहेगा, क्योंकि आपने याली एंड पे भी स्ट्रिंग को बांध के रखा है, याली एंड में भी स्ट्रिंग को बांध के रखा है, तो ऊपर नीचे जा सकते हैं क्या? नहीं। तो डिस्प्लेस हो सकते क्या? नहीं, यानी y की वैल्यू दोनों एंड पे कितनी है हमारे लिए? 0। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। और आपको याद होगा हम लोगों ने लिखा था इनिशियल कंडीशन भी। क्या थी इनिशियल कंडीशन? पहली इनिशियल कंडीशन कि आपने स्ट्रिंग को जब पकड़ के रखा है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्व बन रहा होगा, बन रहा है। वो कौन से फॉर्म में रहता है? y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में रहता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, और वो फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? y नॉट साइन क्यूब ऑफ पाई एक्स अपॉन दिया हुआ है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये कब है? when t इक्वल्स टू 0। इनिशियली बोल रहा है, इनिशियली मतलब अभी तक हमने टाइम गिनना शुरू नहीं किया। सेकेंड चीज, क्योंकि अभी तक आपने उसको रिलीज नहीं किया, तो मोशन में आई है क्या स्ट्रिंग? नहीं, तो उसकी वेलोसिटी या स्पीड दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। तो आप बोल सकते हैं डेल वाई अपॉन डेल टी की भी वैल्यू क्या है? 0 है। कब? जब टाइम की वैल्यू क्या है? 0। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए यहाँ पे वेव बन रही है, आप स्ट्रिंग को छोड़ रहे हैं, ऊपर नीचे जाएंगे, कैसा मोशन होगा? पीरियोडिक मोशन होगा। पीरियोडिक मोशन होगा तो आप इसका कौन सा वाला सॉल्यूशन लेंगे? जिसपे साइन और कॉस है लेंगे। तो आप लेंगे द सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या रहता है? y इक्वल्स टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। इक्वेशन नंबर 6 where c1 c2 c3 and c4 are arbitrary constants। समझा पक्के में? तो आप यहाँ पे पूरी की पूरी वेव इक्वेशन सॉल्व करते बैठेंगे क्या? नहीं। आपने देखा वेव इक्वेशन इतना बड़ा सॉल्यूशन आता है, तो आप हर क्वेश्चन के लिए क्या इतना बड़ा सॉल्यूशन लिखते बैठेंगे क्या? नहीं, आप डायरेक्टली आंसर को कर लेंगे यार, क्योंकि इतनी स्पेस आपके पास पेपर में दी हुई नहीं रहती कि आप पहले पूरा इतना क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर इसको सॉल्व करो। तो आपको अलग कर लेना है यार। कैसे निकालते हैं आगे आपको? बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन को लगाते जाना है। तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या दिया हुआ है? y की वैल्यू है 0, when x की वैल्यू क्या है? 0 दिया हुआ है। तो आपको दिया हुआ है हियर y की वैल्यू है 0, when x इक्वल्स टू 0 फ्रॉम कौन सी इक्वेशन? 2 दिया हुआ है। तो बताओ देयरफॉर इक्वेशन 6 क्या हो जाएंगे? अप्लाई करो। y की वैल्यू क्या दी हुई है? 0। कब? जब आप x की वैल्यू क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। तो आएगा c1, यहाँ पे आएगा cos p इंटू 0, तो आ जाएगा cos 0 प्लस c2 sin p इंटू 0 0, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt आएगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 0 क्या होता है? 1। तो आप बोल सकते हैं 0 इक्वल्स टू c1 प्लस 0 इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cp। क्यों है? सिंस cos 0 की वैल्यू होती है 1, sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो पता है यहाँ से क्या मिला? c1 प्लस 0 क्या होगा? c1 आएगा। c1 इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 0। अब आप एक चीज बताएं, यहाँ पे दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर मैं बोलूंगा ये वाला ब्रैकेट 0 है, मतलब ये पूरा ब्रैकेट 0 है। अगर ये पूरा ब्रैकेट हर कंडीशन में 0 है, मतलब स्ट्रिंग मूव भी कर रही है क्या? नहीं कर रही। क्यों? अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएंगी?
जीरो। y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट हर टाइम t पे जीरो है मतलब आपकी स्ट्रिंग मूव ही नहीं कर रही। हम तो बता रहे हैं यहाँ पे हम स्ट्रिंग को छोड़ रहे हैं, मोशन हो रहा है। आप बोल सकते हैं देयरफॉर दो वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, ये ब्रैकेट जीरो नहीं हो सकता, तो पक्के में कौन जीरो होगा? C1 हो जाएगा जीरो। हो गया। अगर C1 जीरो हो गया, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 6 पे, तो आप लिखें देयरफॉर इक्वेशन 6 बिकम्स, बताइए ये C1 की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। जीरो से अगर ये मल्टीप्लाई होगा ये क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो को अगर किसी में भी ऐड करेंगे तो कुछ भी आंसर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो आपको क्या मिलेगा? y की वैल्यू मिलेंगी C2 साइन, ये पूरा जीरो हो गया, जीरो ऐड के C2 साइन px पे, तो हमको क्या मिला? C2 साइन px इंटू दूसरे ब्रैकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। क्वेश्चन नंबर 7। कैसे लगा है पहली कंडीशन? समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पहली कंडीशन लगाना सबको आ जाएगा? पक्के में समझा? सच में समझा? अब आप चाहते हैं यहाँ से C2 एक कांस्टेंट है, इसको अंदर भी लेके जा सकते हैं और एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको इक्वेशन 7 देने के बजाय मैं कांस्टेंट को अंदर लेके चला जाता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा? C2 जाके मल्टीप्लाई होगा C3 के साथ, फिर आएगा cos CP, C2 जाके मल्टीप्लाई होगा C4 के साथ, तो वहां पे आ जाएगा साइन CPT इंटू साइन px। ये जैसा था वैसा C2 को लेके गया मैं ब्रैकेट के अंदर, इसको ले लेता हूं मैं नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको ले लेता हूं नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मैं लिख सकता हूं y इक्वल्स टू a cos CPT प्लस b साइन CPT इंटू साइन px। या तो आप ऐसा लिख सकते हो, या तो अभी अगर इसको नहीं छेड़ना है तो आप पहले एक और कंडीशन लगा लो और फिर इसको ऐसा करो। इसको दिया था हमने शायद इक्वेशन 7 ऑल्सो। एक और कंडीशन है आपके पास, कौन सी? y की वैल्यू है जीरो, जब x की वैल्यू क्या है? l। ऑल्सो y की वैल्यू है जीरो व्हेन x इक्वल्स टू l। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 7 बिकम्स, y की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। C2 साइन p x, x की जगह क्या आ जाएगा? l। C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। फिर से सेम कंसेप्ट, ये वाला ब्रैकेट जीरो हो सकता क्या? नहीं। अगर ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये भी जीरो हो सकता क्या? नहीं। अगर ये जीरो हो गया तब यहाँ पे तो पूरे वैल्यू के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो पूरे वैल्यू को बना देगा जीरो, तो सिर्फ और सिर्फ क्या जीरो हो सकता है? यहाँ पे साइन PL जीरो हो सकता था। देयरफॉर साइन PL की वैल्यू क्या आ सकती है? जीरो आ सकती है। साइन का फंक्शन कहां कहां पे जीरो हो सकता है? साइन का फंक्शन हर वो पॉइंट पे जीरो हो सकता है जहां पे आपकी कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आप लेंगे देयरफॉर साइन PL ये इक्वल आ जाएगा साइन n पाई से, आएगा पक्के में, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 एंड सो हो सकती है। याद रहेगा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्के में समझ रहा है ना? हमने यहाँ पे क्यों लिया ऐसा साइन n पाई? साइन की वैल्यू हर n पाई पे कितनी रहती है? जीरो रहती है ना? साइन पाई कितना होता है? जीरो। साइन 2 पाई कितना होता है? जीरो। 3 पाई जीरो होता है। तो आपके हर एक वैल्यू पे साइन की कितनी आती है? जीरो। तो आपने लिया साइन n पाई इक्वल्स टू जीरो, साइन साइन कैंसल, तो PL की वैल्यू कैसे इक्वल आई? n पाई से, तो मैं यहाँ से p की वैल्यू निकाल सकता क्या आएगा? n पाई बाय l आएगा, वेयर n की वैल्यू क्या रहेंगी? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी रहेगी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज मिलते जा रही है, तो देखो आपको क्या मिलेंगे। देयरफॉर इक्वेशन 7 क्या बनेंगी? y इक्वल्स टू C2 आ गया, C2 साइन
पी एक्स, पी की वैल्यू क्या है एन पाई अपॉन एल एक्स आएगा इंटू C3 कॉस पी, CPT था ना, C3 कॉस सी पी टी प्लस C4 साइन सी, पी के जगह एन पाई बाय एल इंटू आएगा, जहां पे एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती 1 2 3 अप टू इंफिनिटी हो सकती। अब सेम चीज मैं C2 को मल्टीप्लाई करूंगा C3 के साथ, C2 को मल्टीप्लाई करूंगा C4 के साथ, तो इसके जगह डाल दूंगा एक नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूँ y की वैल्यू क्या आ सकती है, इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ। C2 को मल्टीप्लाई किया C3 से, cos Cn पाई बाय एल टी प्लस C2 को जाके ले जाके मल्टीप्लाई किया C4 के साथ, आएगा C2 इंटू C4 साइन Cn पाई एल टी, और एंड में क्या बची वैल्यू साइन एन पाई अपॉन एल एक्स वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे C2 C3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसके जगह हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। C2 C4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इनके जगह हम नया कांस्टेंट लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएंगी an cos Cn पाई बाय l इंटू टी प्लस bn साइन Cn पाई बाय l इंटू टी इंटू साइन n पाई बाय l x वेयर n की वैल्यू क्या क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन है। इक्वेशन नंबर 7 तक का हो गया था हमारा, ये हो जाएंगे हमारे लिए इक्वेशन नंबर 8। अब हमारे पास आपने बाउंड्री कंडीशन तो लगा लिए, अब हमारे पास है दो इनिशियल कंडीशन, एक है y की वैल्यू ये फंक्शन के टर्म्स में दी हुई है, और दूसरा डेल की वैल्यू 0 है, डेल y बाय डेल t 0 है जब t इक्वल्स टू 0 है। तो इस 0 0 वाली इक्वेशन ज्यादा आसान है लगाने को, तो हम पहले ये इनिशियल कंडीशन लगा लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 यूजिंग इनिशियल कंडीशन। कौन सी, डेल y बाय डेल t की वैल्यू 0 है व्हेन t इक्वल्स टू 0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5। तो इसके लिए आपको चाहिए डेल y बाय डेल t, मतलब आपको इक्वेशन 8 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो आप लेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन 8 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट, बताइए y का डेरिवेटिव हो जाएगा डेल y बाय डेल t इक्वल्स टू, यहाँ पे वाले फंक्शन में t है क्या, नहीं, तो इसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, तो पढ़े रहने दो क्वांटिटी में, हमको कोई दिक्कत दे रहा है क्या, वो नहीं, an कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो आ गया माइनस साइन सी एन पाई एल बाय एल टी। अब ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हुई, डेरिवेटिव में वाली वैल्यू को साथ में मल्टीप्लाई कर देता है, सी बाय एन बाय एल आएगा, समझे ना। cos ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, फिर ए एक्स का डेरिवेटिव ए, तो ए से कर देते इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे टी के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है उसके साथ कर देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज bn कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर आएगा, फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ जाएगा cos सी एन पाई बाय एल इंटू टी, ये पाए, हाँ कंफ्यूज मत होना, आएगा इंटू ये टी के साथ जो भी वैल्यू उससे मल्टीप्लाई कर दो सी पाई एन बाय एल, ये पूरी की पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, ये साइन एन पाई एक्स बाय एल कांस्टेंट है, आगे डेरिवेटिव के बाहर था, आगे साइन एन पाई एक्स बाय एल, समझा पक्के में, आपने डेरिवेटिव लगाया बस, और कुछ किया है क्या, नहीं, पार्शियली डेरिवेटिव लगा रहे हो तो एक्स वाली टर्म हो जाएंगी कांस्टेंट, कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, जो भी ए है उससे साथ में हो जाएगा वो मल्टीप्लाई होगा,
कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए। क्या मिले आपको वैल्यू, कंडीशन लगा दो। देयरफॉर डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो आ गया जीरो। इक्वल टू कब, जब टी की वैल्यू क्या ले रहे हैं, जीरो, साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, प्लस बी एन इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती, वन, अगर बी एन इंटू वन, सी एन पाई बाय एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल। क्यों लिया ऐसा, समझे पक्के में। सिंस कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, ये वाली वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएंगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या बचा, एक तो बी एन बचा, दूसरा सी एन पाई बाय एल बचा, इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल बचा, इनकी वैल्यू क्या आ रही, जीरो। अब देखो ये साइन तो जीरो नहीं हो सकता, नहीं तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, हो जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू जीरो हो गई तो आपका डायरेक्टली आपका पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। करके हम यहाँ पे ये जो वेरिएबल है उसको क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। देयरफॉर हम बोलेंगे पी एन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये तीन वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो ये तीनों में से कोई ना कोई वैल्यू तो क्या है यहाँ पे, जीरो है। एन यहाँ पे जीरो हो सकता क्या, नहीं हो सकता, हम तो बता रहे हैं एन की वैल्यू वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकती है। सी यहाँ पे जीरो हो सकता क्या, नहीं हो सकता। अगर सी जीरो हो गया तो फिर तो ये आपकी वेव इक्वेशन बनेगा ही नहीं, ये पूरा जीरो आ जाएगा। तो सी जीरो हो सकता क्या, नहीं हो सकता। तो सी भी जीरो नहीं हो सकता, एन भी जीरो नहीं हो सकता, पाई की वैल्यू तो जीरो होती नहीं है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जीरो नहीं हो सकता है ना। पूरी लेंथ कभी जीरो हो सकती क्या, ये पूरे पेन की लेंथ जीरो, ऐसा बोल सकता क्या, मैं नहीं बोल सकता। यहाँ पे एन, ये साइन वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, अगर ये जीरो होगी तो पूरा आंसर ही जीरो हो जाएगा। तो क्या बस जीरो होने के लिए बचा, सिर्फ और सिर्फ बी एन जीरो हो सकता है। तो बताओ अगर बी एन जीरो हो गया, देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स, क्या बन जाएंगी इक्वेशन 8, ये बी एन हो गया जीरो, यानी बी एन वाली पूरी टर्म हो जाएंगी जीरो। तो क्या बचा आपका y की वैल्यू, देयरफॉर y बचेगा आपके पास ए एन कॉस सी एन पाई टी बाय एल। आया, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगा के साथ, ये बी एन वाली टर्म तो पूरी जीरो हो गई, तो ये जाके सिर्फ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या है, साइन एन पाई एक्स बाय एल, साइन एन पाई एक्स बाय इक्वेशन नंबर 9। अब हमारे पास एक कंडीशन बची है और एक ये वेरिएबल निकालना है, वेयर एन की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। लेकिन आप देखो यहाँ पे आप जैसे जैसे एन की वैल्यू रखते जाओगे, जैसे एन की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ पे आएगा एन पाई, एन की जगह आगे 1 तो आएगा सी पाई बाय एल टी, साइन का भी आएगा यहाँ पे पाई एक्स बाय एन आएगा इस फॉर्म में। फिर एन की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब यहाँ पे उतनी सारी वैल्यूज, एन के लिए 1 रखोगे एक वैल्यू मिलेंगी, फिर प्लस एन की वैल्यू अगर दूसरा रखेंगे 2 रखेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेंगी, प्लस फिर एन की जगह 3 रखेंगे एक वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हर एक एन के लिए वैल्यू एक बार में निकाल लेंगे। किस तरीके से, मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख दूंगा। मैं वाई को ऐसा लिख सकता क्या, समेशन मेरी एन की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। अब मैं हर एक वैल्यू को तोड़ूंगा, मैं ए एन को रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे स्मॉल बी एन से, कर देता हूं स्मॉल बी एन लिखो चाहे स्मॉल ए एन लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। यहाँ पे क्या है, कॉस सी एन पाई बाय एल टी साइन एन पाई एक्स बाय आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 10। क्यों लिखा ऐसा, आपको समझ में आ रहा है ना। आप बार बार यहाँ पे एन की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 के लिए आएगा, साइन की वैल्यू 1 के लिए आएगा, एक आंसर आया। लेकिन यहाँ पे एन की सिर्फ एक वैल्यू है क्या, नहीं 2 भी है 3 भी है, ऐसा इन्फिनिटी तक है, तो हर एक वैल्यू निकालते बैठोगे क्या, नहीं। तो मैंने डायरेक्टली वाई की वैल्यू लिखा 1 से लेके इन्फिनिटी सबका एडिशन कर लो। अब ये ए एन तो मेरा ओवरऑल कांस्टेंट की वैल्यू थी ये एन क्या था मेरे लिए, ए एन था मेरे लिए C2 इंटू C3। लेकिन मैं यहाँ पे ए एन को भी
अलग फैक्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैंने इसको लिख दिया बी एन, यानी सी जब आप 1 रखोगे तो जहां पे यहाँ पे एन की जगह 1 आएगा तो उनके साथ जो भी वैल्यू आएंगे उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बी 1 से। जब मैं 2 रखूंगा तो उसके लिए आएगा बी 2 से। आप यहाँ पे स्मॉल ए एन भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा? मैंने बी एन क्यों लिखा हूं, क्योंकि आगे जाके जब आप पढ़ेंगे फंक्शन फूरियर सीरीज का एक कंसेप्ट लगता है यहाँ पे। हम पूरी फूरियर सीरीज नहीं पढ़ने वाले, मैं आपको सिर्फ बताने वाला आप कंसेप्ट किस तरीके से लगा सकते हैं। वो कंसेप्ट जब आप लगाओगे तो आपको यहाँ पे बी एन की टर्म वाला मिलता है फॉर्मूला करके, फूरियर सीरीज से मेंटेन रहे करके मैंने बी एन यूज किया। आप यहाँ पे ए एन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। समझा यहाँ तक? सिर्फ आपने क्या किया, इस इक्वेशन को n इक्वल टू 1 2 3 ऐसा दिखाने के बजाय हमने डायरेक्टली इसको समेशन के फॉर्म में रख दिया कि n की वैल्यू 1 रखो जो आंसर मिला, प्लस n की वैल्यू 2 रखो जो आंसर मिला, ऐसा इन्फिनिटी तक सबको मैंने क्या कर दिया हूँ, ऐड कर दिया हूँ। तो समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कर दिया। और हर एक जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो कॉस और साइन के सामने कोई ना कोई नंबर प्रेजेंट रहेगा। पहले 1 वाले के लिए अलग रहेगा, 2 वाले के लिए अलग रहेगा, 3 वाले के लिए अलग रहेगा, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया बी एन, यानी यहाँ पे भी n की जगह आप वैल्यूज को चेंज करते जाओ। अभी हमारे पास एक और कंडीशन बची हुई है, वो भी लिख लो। ये इनिशियल कंडीशन है आपके पास फ्रॉम इक्वेशन 4। ऑल्सो ऐसा दिया हुआ है आपको फ्रॉम इक्वेशन 4। तो देयरफॉर इक्वेशन 10 becomes 10 becomes, बताइए क्या मिलेगा आपको? आप y के जगह रख सकते हैं ये वैल्यू, मतलब आप y के जगह रख सकते हैं ये वाली वैल्यू जो है y0 साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल, ये आप रख सकते हैं y के जगह। बस शर्त क्या है, आप जहां जहां पे t है उसके जगह क्या रख दो, 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन, कॉस t के जगह रखना है 0, तो आ जाएगा कॉस ऑफ 0 साइन एन पाई एक्स अपॉन एल आएगा। राइट हैंड साइड में अगर आप t के जगह रखोगे 0, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में y के जगह क्या रख सकते हैं, जो फंक्शन आपको दिया हुआ है रख सकते हैं। ऐसा कोई भी दिक्कत? cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो आप बोल सकते हैं y0 साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल की वैल्यू आएंगी समेशन n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन, cos 0 1 आएगा साइन n पाई एक्स अपॉन। अब यहाँ पे आपको लगाना है फूरियर सीरीज का कंसेप्ट। ठीक है, मैं आपको पूरी फूरियर सीरीज पढ़ाते नहीं बैठ सकता क्योंकि फिर हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो आपको जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे, कौन से फॉर्म में, एक मिनट चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा इसको। तो आपको जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिखे, किस फॉर्म में, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है एक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे दी हुई है वैल्यू बी एन और यहाँ पे दिया हुआ है साइन का कोई तो भी फंक्शन। तो यहाँ पे आप बी एन की वैल्यू किस तरीके से लिखेंगे, आपको याद रखना है बी एन हम लेते हैं 2/l लेंगे। क्या लिखना है, 2/l, इंटीग्रेशन लगाएंगे। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कहां से कहां तक दिया हमको, 0 से लेके लेंथ l तक, तो यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l आएगा। फिर जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है उसको आप एज इट इज लिखेंगे, तो आ गया एफ ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे बी एन के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई, तो साइन का जो भी फंक्शन था इनटू बी, इस तरीके से आप निकालते हैं बी एन की वैल्यू। हमारी फूरियर सीरीज में बी एन होता है साइन के साथ मल्टीप्लाई, ए एन होता है कॉस के साथ मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पे बी एन लिखा हुआ, ताकि आपको फूरियर सीरीज के कंसेप्ट अगर किसी ने पढ़ा हुआ होगा, जो लोग इंजीनियर होंगे उनको फूरियर सीरीज तो पक्के में आते होंगे, तो उनको बी एन लिखना आसान जाता है। याद रखेंगे क्या लिखना है बी एन को, 2/l इंटीग्रेशन 0 से लेके l, जो भी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इंटू जो भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में। याद रखेंगे पक्के में,
प्लीज इसको याद कर लो, क्योंकि हम अभी पूरी की पूरी फूरियर सीरीज पढ़ते बैठ सकते क्या? नहीं। तो बताओ यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू निकालना है आपको। क्या आता? पहले तो 2/l आया, फिर इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? लोअर लिमिट से अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ l तक है, तो आगे लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक। फिर क्या करते? जो भी f ऑफ x है उसको लिखते, तो आ गया y नॉट साइन क्यूब पाई एक्स अपॉन एल इंटू जो भी बी एन के साथ मल्टीप्लाई था साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा यहां तक? तो बताइए यहां से बी एन की वैल्यू क्या होगा? वाई नॉट कॉन्स्टेंट आ गया बाहर, तो आएगा 2 वाई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से लेके एल साइन क्यूब थीटा। फॉर्मूला याद है क्या सबको? साइन क्यूब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 3 साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे? पाई एक्स अपॉन एल आ गया 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा यानी 3 इंटू पाई एक्स अपॉन एल आ गया। और ये पूरी वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो रही है आपकी? अच्छा हाँ, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कैसे मल्टीप्लाई हो रही है? साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अच्छा एक चीज याद रखना है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल रही है क्या फंक्शन की? नहीं, तो आपको ये दोनों वैल्यूज को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन आ रहा है, तो आप जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे वाली वैल्यू क्या आ जाएंगी? अंदर जाएंगी। जैसे अंदर जाएंगे फिर आप इसको करेंगे फाइंड आउट। क्या कह रहा हूँ अभी समझ में आएगा। अगर ऐसा लग रहा है कि मास्टर बड़बड़ आ रहा है तो आप समझ में आएगा क्या कहना चाहता हूँ। आप करेंगे ब्रैकेट को ओपन, चलिए करते हैं ब्रैकेट को ओपन। तो क्या मिलेंगे आपको? बी एन इक्वल टू 2 वाई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से लेके एल। पहले साइन जाके मल्टीप्लाई होगा पहली वैल्यू के साथ, पाएंगे 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। कौन सा साइन है? माइनस। इंटीग्रेशन 0 से लेके एल, अब ये साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू dx आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो हो गया आपके पास बी एन की वैल्यू। यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, तो मैं पहले वाले को ले लूंगा I1, दूसरे वाले को ले लूंगा I2। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर बी एन की वैल्यू आएंगे 2 वाई नॉट अपॉन एल I1 माइनस I2 आएगी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 10 तक दे चुके थे, तो हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 11 वेयर I1 की वैल्यू क्या रहेंगी? पहला वाला ब्रैकेट जो है इंटीग्रेशन 0 से लेके L 3 साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। और I2 की वैल्यू क्या रहेंगी? जो दूसरा ब्रैकेट है I2 की वैल्यू रहेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके L साइन 3 पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब आपको एक चीज यहां पे रखना है याद, क्या याद रखना है? जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, साइन एम एक्स साइन एन एक्स के फॉर्म में, ठीक है, जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का इस फॉर्म में रहे, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स के फॉर्म में, तो इसकी वैल्यू होती है 0। कब? जब m और n इक्वल ना हो। और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कब? जब m इक्वल हो n से, यानी m और n अगर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो आप बोल सकते हैं therefore I1 is 0 for all values of n except, ठीक है,
जब तक ये दोनों की वैल्यू सेम ना हो तब तक ये क्या आता है आंसर 0। अब देखो अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1 डाल दूं तो क्या आएगा पाई एक्स अपॉन एल। एन की जगह 1 है तो पाई एक्स अपॉन एल दोनों सेम है, तो एक्सेप्ट फॉर n इक्वल्स टू 1। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी सब के लिए i1 की वैल्यू क्या आएंगी 0 आएगी। तो आप लिखेंगे देयरफॉर i1 की वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 1 क्या मिलेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके l। 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर तो बचेगा साइन, n की जगह रखा 1 तो आएगा पाई एक्स अपॉन एल। साइन पाई एक्स अपॉन एल इंटू साइन पाई एक्स अपॉन एल क्या आएगा साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन एल इंटू डी एक्स आएगा। बताइए साइन स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम, तो आप क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो डिवीजन का 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो आएगा 3/2। इंटीग्रेशन लगा दो, 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ जाएगा साइन 2 पाई एक्स अपॉन एल। लेकिन साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन एक्स अपॉन ए, तो एक्स के साथ जो भी वेरिएबल था उससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 पाई बाय एल बिटवीन लिमिट 0 से लेके एल। इंटीग्रेशन निकालना आता है ना सब लोगों को, पक्के में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चलिए बताइए। ये मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे याद रहे ताकि आपको सिंस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स क्या होता है साइन ए एक्स अपॉन होता है, तो आगे साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो कांस्टेंट ऐड नहीं होता। आ गया, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 3/2। अपर लिमिट जहां जहां पे एक्स है उसके जगह रख दो एल, आएगा एल माइनस यहाँ पे भी एक्स की जगह आएगा एल, एल एल कैंसिल, तो क्या बचा साइन 2 पाई, आएगा साइन 2 पाई अपॉन 2 पाई बाय एल। ये हो गया अपर लिमिट, समझा ना, एक्स की जगह एल रखा है, एल एल हो गया कैंसिल। माइनस लोअर लिमिट जहां जहां एक्स उसकी जगह 0 रखो तो आ गया 0, माइनस एक्स की जगह 0 रखूंगा तो किससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा 0, तो आ जाएगा साइन 0 अपॉन 2 पाई बाय एल आएगा। साइन की वैल्यू 2 पाई पे भी कितनी होती है 0, साइन की वैल्यू 0 पे भी कितनी होती है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/2 एल। क्यों, सिंस साइन 2 पाई और साइन 0 दोनों की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी पूरा हो गया 0, ये भी हो गया पूरा 0, तो 0 से सबट्रैक्ट करो एल माइनस 0 क्या मिलेगा एल मिलेगा। तो ये आ गया आपकी i1 की वैल्यू क्या आई 3/2 एल आई, यानी i1 की वैल्यू आएंगी 3/2 एल। देयरफॉर i1 की वैल्यू आई 3/2 एल, किसके लिए फॉर n इक्वल्स टू 1, और इसकी वैल्यू आई 0 किसके लिए n की वैल्यू 2 3 अप टू इंफिनिटी के लिए आ गई। तो i1 आपने निकाल लिया, आपने 11 तक दे दिया था इक्वेशन, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 12 हो गया ना। i2 की बारी, ये है आपका i2। i2 की भी वैल्यू क्या रहेंगी 0, कब तक, जब तक यहाँ पे साइन mx और साइन nx इक्वल नहीं होते, होता है तो आप लिखेंगे i2 इज 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट किसके छोड़ के, आप जब तक दोनों इक्वल ना हो। देखो यहाँ पे क्या है n पाई एक्स बाय एल, यहाँ पे 3 पाई एक्स बाय एल, यानी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, एक्सेप्ट एट n इक्वल्स टू 3 है ना, n इक्वल्स टू 3 छोड़ के बाकी सबके लिए क्या है वैल्यू 0। याद रखना जब तक ये इक्वल नहीं होते तब तक इसकी वैल्यू क्या आती है 0 की, तो फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए सॉल्व करते हैं। i2 की वैल्यू क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके l साइन 3 पाई एक्स बाय एल, 3 पाई एक्स बाय एल तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स आएगा ऐसा। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, तो आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके एल
1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा, तो 3 2 जार 6 पाई एक्स बाय एल डिवाइड बाय 2 इंटू डी एक्स। 1/2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन जैसा था वैसा। कॉस ए एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता, साइन ए एक्स, यानी 6 पाई एक्स अपॉन एल अपॉन ए आएगा डिवाइड बाय 6 पाई एक्स अपॉन एल आएगा। बिटवीन लिमिट 0 से लेके एल, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा 1 बाय अपर लिमिट जहां जहां पे एक्स उसके जगह एल माइनस यहाँ पे एल एल कैंसिल, एक्स की जगह एल रखेंगे एल एल कैंसिल, तो क्या बचेगा साइन 6 पाई अपॉन 6 पाई बाय एल माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे एक्स उसकी जगह 0 आएगा 0 माइनस साइन एक्स की जगह 0 0 इंटू 0 हो जाएगा 0। साइन की वैल्यू 6 पाई पे कितनी होती है 0, साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 0, तो आप लिखेंगे इसकी वैल्यू आ जाएंगी एल बाय 2। क्यों, सिंस साइन 6 पाई बोलो चाहे साइन 0 बोलो सबकी वैल्यू क्या आती है 0, तो ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया, एल में से 0 क्या बचेगा एल डिवाइड हो जाएगा 2 से। तो आपको I2 की भी वैल्यू मिल गई, हाँ जी मिल गई मेरे को I2 की वैल्यू क्या मिलेंगी L बाय 2। कब, when n की वैल्यू क्या लिया 3 और इसकी वैल्यू आएंगी 0। कब, when n की वैल्यू है 1 2 4 5 6 एंड सो ऑन। आप चाहो तो अदरवाइज भी लिख सकते हैं 0 अदरवाइज, ठीक है। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं 0, यहाँ पे सिर्फ लिख दो अदरवाइज, यानी n की बाकी पूरी वैल्यू के लिए क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो I2 भी मिल गया आपको, हो गई इक्वेशन नंबर 13। आ गया, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में, तो आपको क्या मिलेगा आंसर, तो बताओ। देयरफॉर अगर मेरे को निकालना है B1 की वैल्यू, देखते जाओ मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसा दिया हुआ ये इक्वेशन फिर से आपको नहीं लिखना है, आपके समझने के लिए, तो आप लिखेंगे देयरफॉर B1 की वैल्यू कब आएगा, n के जगह रखेंगे 1, n इक्वल टू 1 के लिए I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए 3/2 L, तो आ जाएगा 2 y0 अपॉन L इंटू I1 की वैल्यू 3/2 L माइनस I2 की वैल्यू n इक्वल टू 1 के लिए 0। आगे 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो एल एल कैंसिल 2 2 कैंसिल, तो हमको यहाँ से B1 की वैल्यू क्या मिलेंगे 2 2 कट गया एल एल कट गया, तो बचेगा 3 टाइम्स y0 बचा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, समझा पक्के में। सिमिलरली अगर मैं B3 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, n की वैल्यू रखेंगे 3, n इक्वल टू 3 के लिए I1 की वैल्यू, I1 कितना आ रहा हमारा n इक्वल टू 3 के लिए 0, क्या आ जाएगा 2 y0 अपॉन L इंटू 0 माइनस I2 की वैल्यू n3 के लिए L बाय 2, तो यहाँ से B3 की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा सबसे पहले, तो 2 2 कैंसिल एल एल कैंसिल आएगा y0 आएगा, और बचे हुए हर एक वैल्यू के लिए B2 बोलो B4 बोलो B5 बोलो B6 बोलो एंड सो ऑन, सबके लिए वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। क्यों, आपका I1 और I2 दोनों के दोनों क्या होते हैं 0 इन सब वैल्यू के लिए, n इक्वल टू 1 को छोड़ के अदरवाइज सबके लिए 0, n इक्वल टू 3 को छोड़ के बाकी सबके लिए अदरवाइज ये क्या है 0। तो जैसे मैं B2 की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा 2 y0 अपॉन L, I की वैल्यू n इक्वल टू 0 पे क्या है 0, I की वैल्यू n इक्वल टू 2 पे क्या है 0, 0 माइनस 0 0, तो B2 क्या मिला 0। B4 के लिए भी ये भी 0 ये भी 0, तो पूरा आंसर 0, B5 के लिए दोनों 0, तो आंसर आ गया 0 आ गया। तो देयरफॉर आपकी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, कहाँ गया हमारी वाली इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन 10 बिकम्स, ये वाली इक्वेशन की बात कर रहे हैं अपन,
ये वाली इक्वेशन आप फिर से लिखेंगे क्या? नहीं, मैं सिर्फ आपके समझने के लिए वो लिख रहा हूं। Therefore, equation 10 becomes, ये थी आपकी अभी तक इक्वेशन 10। आप इक्वेशन 10 बिकम्स लिख के सीधा ये लिखेंगे, क्या आएगा? y इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? b1 आएगा। आएगा b1 की वैल्यू आपके पास है। b1 की वैल्यू क्या है? 3y0। तो आ जाएगा 3y0 cos ऑफ cn पाई बाय l t साइन ऑफ n पाई x बाय l। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर n इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ पे क्या आएगा? b2। क्या है वैल्यू? 0। लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे समेशन है, मतलब हम वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो b2 के लिए पूरा 0 हो गया। फिर आएगा b3 के लिए। b3 के लिए कुछ वैल्यू आई क्या आपकी? हाँ जी आई है। b3 की वैल्यू है माइनस वाई नॉट, माइनस वाई नॉट इंटू कॉस सी एन पाई बाय एल टी इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल। फिर आएगा b4 के लिए। b4 के लिए 0, b5 के लिए 0, b6 के लिए 0, एंड पूरा आंसर क्या आ रहा है आगे के? 0। तो ऐड करने में कुछ भी चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो हमारी बुक में ऐसा आंसर लिखा हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे डिवीजन में 4 आ रहा है, मतलब 4 कैसे है? ये क्वेश्चन में हमको ट्रिग्नोमेट्री ले डूबा, हमारा फॉर्मूला गलत हो गया एक जगह का। कौन सा वाला? वाला फॉर्मूला, साइन क्यूब थीटा। कहाँ पे लगाया था हमने साइन क्यूब थीटा? यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा। क्या होता है साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा बाय 4। तो ये पूरी वैल्यू काय से डिवाइड होनी चाहिए? 4 से। तो 1/4 कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। तो जैसे यहां से 1/4 कांस्टेंट आएगा बाहर, 2 2 जार 4 बचेगा। तो यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा 2। तो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर गलत लगाया तो आंसर आ सकता क्या? नहीं, तो आएगा y0/2l आएगा। आएगा तो फाइनल आंसर फिर आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आएगा pn की वैल्यू क्या आएंगी? y0/2l, i1 माइनस i2 है। इस तरीके से आएंगे यहाँ पे। तो b1 जहां पे निकाला आपने, कहा है हमारा b1? b1 की वैल्यू क्या आएंगी? y0/2l इंटू 3/2l। यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या बनेगी हमारी? यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? नहीं, तो आएगा 3y0 कैंसिल, तो आएगा 3y0/2 2 जार 4। सेम चीज यहाँ पे भी क्या आएगा? y0/2l। समझा ना? हमने डिवीजन में 4 लिखना था, हमने डिवीजन का 4 खा गए। हम डिवीजन का 4 खा जाएंगे तो जो इन्विजिलेटर रहेगा वो हमारा मार्क खा जाएगा। तो अच्छा, ये वाली गलती हमारी यहाँ पे, पेपर में होती तो मार्क गया रहता। समझा पक्के में? तो यहाँ पे -l/2 से मल्टीप्लाई होता है l कैंसिल, तो क्या बचेगा? -y0/2 2 जार 4 आएगा। तो यहाँ पे आ रहा है 3y0/4 और -y0/4। तो यहाँ पे आ गया 3y0/4, यहाँ पे आ गया -y0/4। तो यहाँ पे आप आंसर को इस फॉर्म में लिख के छोड़ सकते हैं, या तो यहाँ से y0/4 को निकाल लो कॉमन। तो y की वैल्यू क्या आएंगी? y0/4 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो आएगा 3 cos cn π/lt sin n π/x/l माइनस पूरा y0/4 बाहर आ गया तो cos cn π/lt sin
n पाई x अपॉन, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है याद रहेंगे। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अच्छा, हमने यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी नहीं किया क्या? शाबाश शाबाश, बहुत है उम्दा। पूरा ही दिमाग खराब हो गया लगता है हमारा। चलिए यहाँ पे बी 1 रखेंगे, यानी एन की जगह क्या रखना है? 1, तो आ गया 3 वाई नॉट बाय 4 कॉस, एन की जगह आ गया 1, तो आ गया सी पाई बाय एल, एन की जगह आ गया 1, तो आ गया पाई एक्स बाय एल। फिर b2 की वैल्यू थी 0, तो लिखने की जरूरत है नहीं। फिर b3, यानी जहां जहां पे n है उसकी जगह 3 रखो, तो b3 की वैल्यू आ गई माइनस पाई नॉट बाय 4। यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा? 3 आएगा, n c था तो आप आ जाएगा 3c। यहाँ पे भी n की जगह आ जाएगा 3, आएगा 3 पाई एक्स बाय एल। यहाँ से y की वैल्यू आएंगी y नॉट बाय 4 निकलेगा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 3 cos c पाई t बाय एल इंटू साइन पाई एक्स बाय एल, माइनस यहाँ से पूरा y नॉट बाय 4 बाहर निकल गया, तो बचेगा cos 3ct बाय एल टी साइन 3 पाई एक्स बाय एल। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो। और एक और चीज आपको समझ में आ गया होगा, चाहे मास्टर ही क्यों ना हो, फॉर्मूला अगर गलत है तो आंसर गलत आएगा। तो प्लीज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। अच्छे से याद करने के बाद भी कई बार आप अप्लाई करते वक्त एक जगह पे अगर गलती कर दिए तो वो पकड़ में आती नहीं है। हमारे पास बुक थी, हमने फाइनल आंसर चेक किया, फाइनल आंसर में हमारा डिवीजन में 4 नहीं आ रहा था, तो करके हमको चेक किया हमने, तो हमको मालूम चला कि हमारा आंसर गलत है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती थी हमको। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, जहाँ पे हम वेव इक्वेशन के थोड़े से और क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद चलेंगे हम हीट इक्वेशन। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, टॉपिक हार्ड है, ये पूरा पीडीई का सबसे हार्ड टॉपिक है, तो प्लीज इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।